वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में आ चुके हैं। तो पहला सवाल हमारे पास ये है जो पूछा गया है आईआईटी जेईई 2009 में पूछा गया है सवाल। तो सवाल में आपको दिया है द मास m शोन इन द फिगर, ये जो मास है जो फिगर में दिखाया हुआ है, ऑसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम ये करता है और जो है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू। तो पॉइंट P का एम्पलीट्यूड आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि ऐसी पोजीशन जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब देखिए स्प्रिंग में मैं मान लेता हूं यहां पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है और ये यहां पे रखा है, तो यहां पे x की वैल्यू मान लेता हूं 0 के बराबर है। ये इसकी मीन पोजीशन हो जाती है बिकॉज इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है 0 के बराबर है। दिस इज मीन पोजीशन हो गई। अब यहां से ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इसका, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो वो किसके बराबर दिया है, ए के बराबर। इसका मतलब ये ब्लॉक ए डिस्टेंस जा सकता है इधर और ए डिस्टेंस जा सकता है इधर, ए डिस्टेंस इधर 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 इधर। तो इस तरीके से इसका मोशन जो है वो हो रहा है इस ब्लॉक का। अब हमसे एम्पलीट्यूड इसका दे दिया है, लेकिन पूछा किसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड पूछा है। ये वाला पॉइंट इधर कितना मैक्सिमम और इधर कितना मैक्सिमम जा सकता है, ये आपको बताना है इस पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड। तो आप ये सोचिए बेटा, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग से जुड़ा है ये पॉइंट। तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें होगा इस वाली स्प्रिंग में, तो मैं कह सकता हूं ये वाला पॉइंट भी पी साथ साथ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वही इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड है, वही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये बात हमें डायग्राम से समझ में आ चुकी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग नंबर 1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। ये बात आपको यहां पे पता करनी थी। बस अब सवाल जो है ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जो है इसकी हालत जो है स्प्रिंग की कुछ ऐसी है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ये हालत जो है कुछ इस तरीके की है। इस स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका है वो A1 के बराबर है। A1 के बराबर मैक्सिमम एक्सटेंशन है और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वो A2 के बराबर है। ठीक, और ये क्योंकि A डिस्प्लेसमेंट जो है ये मूव कर चुका है, ये A डिस्प्लेस हो चुका है, इसका एम्पलीट्यूड मुझे पता है। तो मेन पोजीशन से ही A डिस्प्लेस हो चुका है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है A के बराबर है। मैं इन दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग की तरह मान सकता हूं इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। तो आपको यहां पे मिल जाएगी एक सिंगल स्प्रिंग K, और K इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 के बराबर। और इस स्प्रिंग से जुड़ा है एक ब्लॉक और जिसका एम्पलीट्यूड जो है A के बराबर है। इसका मतलब इस स्प्रिंग में, इस सिंगल स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आ चुका है वो A के बराबर आ चुका है। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा बेटा ब्लॉक के ऊपर K इक्विवेलेंट इनटू A के बराबर। इसका मतलब इस ब्लॉक पर यहां पर भी फोर्स कितना लगेगा, K इक्विवेलेंट इनटू A के बराबर। तो बस मुझे अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाएं तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको मिलेगा कि ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स है K इक्विवेलेंट इनटू A के बराबर। स्प्रिंग नंबर 2 पे लगने वाला फोर्स कितना है, K2A2, और इस तरफ भी फोर्स कितना लगेगा, K2A2 के बराबर। स्प्रिंग नंबर 1 जो है उस पे भी लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, K1A1 के बराबर यहां, और ये भी कितना है, K1A1 के बराबर। तो बस मैं कह सकता हूं न्यूटन थर्ड लॉ से ये वाला फोर्स इसके बराबर है और ये वाला फोर्स इसके बराबर है। K1A1 K2A2 के बराबर है और K2A2 K इक्विवेलेंट A के बराबर है। इसका मतलब K1A1 किसके बराबर है, K1A1 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू A के बराबर। K इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो बेटा, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये कितना आ जाएगा आपके पास, A आ जाएगा आपके पास K1 इनटू A1 के बराबर। K1 से मर गया K1 और A1 की वैल्यू आपको मिल जाती है K2 इनटू A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं पॉइंट P का। और एम्पलीट्यूड क्या है, बेसिकली जस्ट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग नंबर 1। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों।
अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जेईई मेन का पैटर्न होगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th-12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th-12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब 1 ईयर की यानी कि 12 मंथ की है 65096 और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56097 24 मंथ्स की है और 38599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है 68799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2018 में और इस सवाल में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन इन्वॉल्व है और इसमें ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। A spring block system is resting on a frictionless floor. फ्लोर जो है फ्रिक्शनलेस है। The spring constant is इतना, mass of the block is इतना. Ignore the mass of the spring. Initially the spring is unstretched condition. Another block of mass 1 kg moving at speed of 2 meter per second collides elastically with the first block. Collision is such that 2 kg block does not hit the wall. The distance in meters between the two blocks when the spring returns to its unstretched position for the first time after the collision. सवाल समझेंगे क्या कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है इसको हिट करता है, ये स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से इसको हिट करेगा और हिट करने के बाद ये जो पहले रेस्ट में था ये मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो क्वेश्चन का कहना ये है कि ये जो आपके पास आइडियल स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, इस आइडियल स्प्रिंग इसको दीवार से नहीं टकराने देती है, यानी कि दीवार से टकराने से पहले ही ये रिटर्न हो लेता है। तो जब ये वापस ऐसे घूम के इधर जाएगा तो ये वाला जो ब्लॉक है ये उस तरफ भाग रहा होगा। तो आपको बताना है कि इस पोजीशन पे जब ये ब्लॉक लौट के आएगा तब इसकी और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं कुछ, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी, आपको कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है इसमें मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है और जस्ट आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूं इसकी जो वेलोसिटी है पहले वाले ब्लॉक की वो हो जाती है v1 के बराबर और इसकी जो वेलोसिटी है दूसरे की वो हो जाती है v2 के बराबर। ठीक, और ये 2 kg है, ये 1 kg है। कोलिजन के बाद क्या होगा
कि ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये जाएगा इधर और वापस लौटेगा इधर। इसका जो मोशन है अब इस तरह से होने वाला है और उसके बाद ये लौट के आएगा और ये जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड मैं कह सकता हूं फिर से v2 के बराबर हो जाने वाली है। और ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, ये कहीं पहुंच जाएगा यहां पर, ये कहीं पहुंच जाएगा यहां पर, ये पहुंचेगा यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है d, ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो पहले मैं इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जो है बराबर होने वाला है, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 into 2 plus 2 into 0 is equals to 1 into minus v1 plus 2 into v2। तो यहां से आपको मिल जाता है 2v2 minus v1 is equals to 2। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे दे देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन आपको लगानी है, दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां से आप लिखेंगे v2 plus v1 is velocity of separation divided by velocity of approach is 2 minus 0। तो आपको मिल जाएगा 2 is equals to मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। तो यहां से आपको मिलेगा v2 plus v1 is equal to 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि आप ऐड कर देते हैं तो माइनस v1 और v1 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2v2 और v2 कितना हो जाएगा 3v2। तो आपको मिलेगा 3v2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 2 और 2 4, तो यहां से मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू 4/3। और यहां पे यदि v1 की वैल्यू आप निकालना चाहें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस v2, सो 2 माइनस 4/3। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास v1 इज इक्वल टू 2 माइनस v2, 2 माइनस 4/3, तो आपको मिल जाएगा ये 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब आप देखिए बेटा, हमें वेलोसिटीज मिल चुकी हैं, हमें v1 पता चल गया है, ये कितने से जाता है 2/3 मीटर पर सेकंड से जाता है, और ये ब्लॉक कितने से मूव करता है 4/3 मीटर पर सेकंड से। जब स्प्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक मूव, उसको कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को, तो इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है, ये इस तरीके से मोशन करने वाला है। और इसका जो टाइम पीरियड है इसके SHM का वो मैं लिख सकता हूं कितना होगा 2π√m/k। मास इसका 2 kg के बराबर है और k की वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर के बराबर, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 2π। 2π इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये 2 सेकंड में देखिए किस तरीके से मूव करेगा, ये जाएगा इधर एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जाएगा इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक, और यहां से जाएगा फिर यहां। तो यहां से यहां, 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 ये पूरा जो टाइम है ये 2 सेकंड के बराबर है, 2π सेकंड के बराबर है। लेकिन हमें तो टाइम चाहिए सिर्फ कि जब वो यहां से लेकर वापस यहां आ जाता है, यानी कि मैं t/2 टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो यानी कि जो है लौटने में जो टाइम इसको लगेगा, टाइम टेकन बाय 2 kg ब्लॉक टू रिटर्न टू मीन पोजीशन इज कितना है आपके पास t इंटू 1/2, t/2 के बराबर, और t की वैल्यू कितनी है 2π के बराबर, 2π इंटू 1/2 इज इक्वल टू पाई सेकंड के बराबर। तो पाई सेकंड में ये लौट के वापस यहां आ जाता है और उतने ही समय में ये कांस्टेंट स्पीड 2/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये ब्लॉक पहले यहां था, 2/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और पाई सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां से d इज इक्वल टू पाई इंटू 2/3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2π/3 मीटर के बराबर। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 3.14 इंटू 2 6.28 के बराबर, डिवाइडेड बाय 3 आप करेंगे तो 3 दूनी 6, 0.0 3 नाम 27, 1 3 3 9, तो 2.093 जो है आपको मिल जाएगा 2.093, इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो आपको मिल जाएगा 2.09 मीटर के बराबर। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाती है। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन 2 kg ब्लॉक रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर 2.09 मीटर आपको मिल जाता है। ठीक, समझ गए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, ये पूछा कब है, एडवांस 2016 में पूछा है। तो आप कहोगे सर पहले एडवांस आपने 9 का क्वेश्चन कराया, फिर आपने 18 का कराया, फिर आपने 16 का करा दिया, तो ये रैंडम इसलिए रखे हैं जिससे थोड़ा सा फन बना रहे, आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी ना रहे कि यार इसके बाद तो अगले साल का ही आएगा, तो इसलिए ऐसे रैंडमली इनको अरेंज किया गया है। A block with mass m is connected by a massless spring of stiffness constant K to a rigid wall and moves without friction on horizontal surface. The block oscillates with simple amplitude A about an equilibrium position x0. Consider two cases. तो पहले में आपके पास जो बेस है क्वेश्चन में वो आपको मैं बता देता हूं कि क्या सिचुएशन है हमारे पास। हमारे पास एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K के बराबर है,
और यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M के बराबर। ठीक, ये यहां पे मास रखा हुआ है। ये जो पूरा सिस्टम है ये अपनी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट से एक्स नॉट के अबाउट जो है ये ऑसिलेट करता है। यही कहा है सवाल में कि अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट, यानी कि आप यहां पे यदि x बराबर 0 मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट जो है ये इसकी मीन पोजीशन है। ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है। इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि इस स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स भी 0 के बराबर है। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन कर सकता है। ठीक है, विद एम्पलीट्यूड a, अच्छा कर भी रहा है, और एम्पलीट्यूड जो है a के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये इधर जाता है a डिस्टेंस और ये इधर जाता है a डिस्टेंस, तो यानी कि इसकी ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस a के बराबर, और इसकी दूसरी जो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई उसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस a के बराबर। तो इसका राइट एक्सट्रीम हो चुका है, राइट एक्सट्रीम, और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम हो चुका है, लेफ्ट एक्सट्रीम। इसका जो मोशन है किस तरीके से होगा? ऐसे 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 इस तरीके से जो है ये अपना ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है। आगे क्या कहते हैं? दो सिचुएशंस आपको कंसीडर करनी है, दो केसेस आपको कंसीडर करने हैं। व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्स नॉट, यानी अपनी मीन पोजीशन पे है एक बार, एंड व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए। जब ब्लॉक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो दो हमें सिचुएशन कंसीडर करनी है। तो एक सिचुएशन तो आपको पहले से ही दे रखी है कि ये मीन पोजीशन पे है ब्लॉक, और एक कंडीशन में और मान लेता हूं, यहां पे दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पर है, यहां पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है? x नॉट प्लस a के बराबर एक्सट्रीम पोजीशन है। ये इसका मीन पोजीशन मान लेता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन मान लेता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस a। तो ये सिचुएशन नंबर 1 है और ये सिचुएशन नंबर 2 है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। In both cases, a particle of mass small m, which is less than capital M, is softly placed on the block, after which they stick to each other. वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। Which of the following statements is or are true about the motion after the mass m is placed on the mass capital M? अब जब ब्लॉक यहां पर है तो भी हम एक पार्टिकल को साथ में चिपका देते हैं, और जब पार्टिकल यहां पे है तब भी हम एक मास को वहां पे चिपका देते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू होने वाले हैं इन सिचुएशंस के लिए। तो देखिए बेटा, यहां पे मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड कितनी होती है हम जानते हैं। मैक्सिमम स्पीड इसके पास होती है कितनी? a ओमेगा के बराबर। इसका एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा के बराबर ओमेगा। ठीक, अब जब हम एक पार्टिकल को यहां पर रखेंगे और पार्टिकल जो है वो चिपक जाता है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं यहां के लिए। जब सिचुएशन जस्ट बिफोर स्टिकिंग द पार्टिकल, क्या सिचुएशन है? ये जो m मास का ब्लॉक है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी a ओमेगा के बराबर से, और जो है दूसरा पार्टिकल जो है वो अभी इससे चिपका नहीं है। जस्ट आफ्टर स्टिकिंग द स्मॉल पार्टिकल क्या होता है कि ये दोनों एज अ सेम एक सिस्टम, एज अ होल सिस्टम जो है ये मूव करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अभी भी इसके लिए जो वेलोसिटी होने वाली है वो a डैश ओमेगा डैश के बराबर होने वाली है। ठीक बात? तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल M इंटू a ओमेगा प्लस स्मॉल m इंटू 0। ये पूरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो चुका है, इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये हो गया आपके पास टोटल मास इस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a डैश नया एम्पलीट्यूड a डैश, और यहाँ पे जो है नया ओमेगा ओमेगा डैश। ओमेगा को हमने चेंज क्यों मान लिया है? क्योंकि ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ k बाय m, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट और मास दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करी है, लेकिन मास पूरे सिस्टम का चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए ये तो 0 हो गया है, तो यहाँ लिखूंगा कैपिटल M इंटू पुराना एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है? अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू नया एम्पलीट्यूड इज a डैश इंटू ओमेगा डैश इज अंडर रूट ऑफ k बाय टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट टाइम्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और a डैश और अंडर रूट k से अंडर रूट k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a डैश इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ m
डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये नया एम्पलीट्यूड जो है आपको मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि SHM की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के a स्क्वायर के बराबर। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी टोटल एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी आपके पास? हाफ k की वैल्यू को चेंज किया नहीं है, k इंटू a स्क्वायर, नए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? a स्क्वायर m इन अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक, तो ये तो है आपके पास इनिशियल एनर्जी। तो आपके पास ये इनिशियल टोटल एनर्जी है और ये क्वांटिटी जो है कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 से कम है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये u0 से कम है। इसका मतलब u टोटल जो है, u टोटल इज लेस देन u0, यानी कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं पूछा है कि नहीं टोटल एनर्जी के बारे में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ दिस मच। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुराना नया एम्पलीट्यूड जो है वो पुराने एम्पलीट्यूड इनटू दिस टाइम है, यानी कि इस फैक्टर से चेंज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। सेकंड केस तो देखा ही, माय बैड। सेकंड केस में रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ये बात भी हमें यहाँ पे देखनी है। अच्छा, और क्या क्या चीजें? टाइम पीरियड देखना है, टोटल एनर्जी देखनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद इन ऑप्शंस पे आएंगे। तो भाई ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी। और यदि हम बात करें टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए बेटा, टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास पहले वाले केस में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m। टोटल मास कितना हो चुका है? m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय k। k की वैल्यू जो है वो अनचेंज है। तो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि जो है बढ़ चुका है, बिकॉज यहाँ पे मास की वैल्यू जो है इंक्रीज हो चुकी है, तो टाइम पीरियड बढ़ चुका है। तो ये हमने बात यहाँ पे बता दी है। और स्पीड की बात करें, यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज होने वाली है या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि a ओमेगा जो है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होती है इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ से मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी हो जाएगी v max डैश इज इक्वल्स टू, तो वो तो आप चाहे यहीं से निकाल सकते हैं कि ऐसे निकाल लीजिए, चाहे a ओमेगा, नया एम्पलीट्यूड जो है कितना है? पुराना एम्पलीट्यूड इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और नया जो ओमेगा है, नया ओमेगा कितना है? अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा a इंटू अंडर रूट ऑफ कैपिटल M इंटू k डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। तो ये जो है आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाने वाली है। और पहले केस में मैक्सिमम स्पीड जो थी वो a ओमेगा के बराबर थी। तो a ओमेगा की वैल्यू कितनी थी पहले? v max इनिशियल की यदि बात करें, इनिशियल मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? a ओमेगा, a इंटू अंडर रूट ऑफ k बाय m, अंडर रूट ऑफ k बाय m, और अब हो चुकी है ये। तो आप देख सकते हैं कि जो नई स्पीड है वो चेंज हो चुकी है पुरानी मैक्सिमम स्पीड से, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो स्पीड है उससे। अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की। सेकंड वाले केस में क्या हुआ है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 0 के बराबर थी। इसकी वेलोसिटी 0 थी कैपिटल M मास की, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल रख दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि यदि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाना चाहें तो कैपिटल M इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0 इज इक्वल टू टोटल मास जो है वो चुका है m प्लस स्मॉल m, और कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है 0। तो ये 0 0 ये सब 0 है, तो यानी कॉमन वेलोसिटी भी क्या होने वाली है? 0 के बराबर। तो कॉमन वेलोसिटी 0 है इसकी। इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच कितना कर दिया है हमने? स्प्रिंग को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने स्ट्रेच कर दिया है x इज इक्वल टू a के बराबर। तो मैं इतनी बात तो जानता हूं कि यदि स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया जाता है x0 और स्मूथ सरफेस से कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कितना भी मास यहां पे आप बांध दीजिए कि वो x0 इधर आया है तो वो x0 इधर भी जाएगा। ये बात सबको मालूम है कि किसी स्प्रिंग को, कोई भी एक स्प्रिंग है, यहां से आप कितना भी मास बांध दीजिए, यदि इसको इस डायरेक्शन में a के बराबर डिस्प्लेस किया है तो ये a के बराबर यहां भी डिस्प्लेस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो इसके एम्पलीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना एम्पलीट्यूड इसका पहले था उतना ही एम्पलीट्यूड जो है बाद में रहने वाला है, लेकिन बदलेगा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बदलने वाली है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ k बाय टोटल मास m प्लस स्मॉल m, और यहां से बदल जाएगा इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस m डिवाइडेड बाय k। अब बात करें इसके वेलोसिटी एट मीन पोजीशन की। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन जो है कितनी हो जाएगी? v max इज इक्वल्स टू नया एम्पलीट्यूड जो पुराने एम्पलीट्यूड के बराबर है इनटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? अभी भी सेम, ओमेगा की वैल्यू चेंज हो चुकी है।
k अपॉन अंडर रूट ऑफ m प्लस स्मॉल m। ठीक, ये मैक्सिमम स्पीड है। अब ऑप्शन मिलाते हैं। अच्छा, टोटल एनर्जी और निकालनी है हमें। टोटल एनर्जी इसकी हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है इसकी बाद में भी, क्योंकि बाद में एम्पलीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं है, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस, ठीक है, वेयर एज इन सेकंड केस इट रिमेन्स अनचेंज। देख सकते हैं कि बाद में जो टोटल एनर्जी है वो अनचेंज रहती है, बिकॉज कोई भी फैक्टर जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ केसेस इज सेम। तो टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में क्या हुआ था, 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाई के, और दूसरे वाले केस में टाइम पीरियड जो है कितना हुआ है, 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाई के, यानी कि टाइम पीरियड जो है दोनों में सेम रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ केस। तो पहले केस में तो हमने देखा था कि टोटल एनर्जी जो है वो यू नॉट, यू टोटल जो है वो इनिशियल टोटल एनर्जी से कम हो चुकी है, यानी डिक्रीज हो चुकी है। तो पहले वाले केस में डिक्रीज हुई है डेफिनेटली, और दूसरे वाले केस में जो है एनर्जी जो है डिक्रीज नहीं हुई है, कांस्टेंट रही है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ द केस। तो जो नई वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर, यानी कि नई मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या दोनों में डिक्रीज हुई है। तो यहां देख सकते हैं कि पहले वाले केस में यहाँ अंडर रूट ऑफ k बाय m है, यहाँ पे आपके पास आ चुका है m अपॉन m प्लस m का स्क्वायर, और ये डेफिनेटली जो है ये डिक्रीज हुई है इस वाले केस में। और दूसरे वाले केस में यदि बात करें कि जो नई स्पीड है वो हो चुकी है आपके पास a इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m प्लस m, डिनोमिनेटर बढ़ चुका है, यानी कि स्पीड जो है कम हो चुकी है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो भी सही है। तो इसका आंसर जो है आ जाता है आपके पास ए, बी और डी के बराबर। अब इस सवाल को समझाने में जो है ज्यादा समय गया है हमारा, लेकिन यदि आप खुद से यदि करते हैं तो आपको काफी कम समय इसमें लगने वाला है, क्योंकि आप पहला वाला केस जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक सॉल्व कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और दूसरे वाला केस भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं था। यदि आपको और भी कोई तरीका आपको लगता है कि ये तरीका और भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे। सो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू राइट न्यू यूनिक थिंग्स अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हमसे, अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to one end of the massless spring of force constant K lying on a frictionless horizontal plane. The other end of the spring is fixed. The particle starts moving horizontally from its equilibrium position at the time t बराबर 0 with initial velocity u0. अब जितना दिया है यहां तक मैं इसे सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूं। तो हमारे पास स्प्रिंग का एक एंड है, उसे यहां पे बांध दिया है, और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो है x is equals to x नॉट। इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो है x is equals to x नॉट, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है बेटा कितनी है, u नॉट के बराबर, यानी कि ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी दिस इज a ओमेगा के बराबर है, a ओमेगा के बराबर है। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। तो मैं एक बात यहां से ये लिख सकता हूं कि जो इसका वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर वो इसके एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो इसका एम्पलीट्यूड मान लेता हूं a के बराबर है, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m, अंडर रूट ऑफ k बाय m। ये u नॉट की वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या कहता है, when the speed of the particle is 0.5 u naught, it collides elastically with a rigid wall. तो जब इसकी वेलोसिटी 0.5 u naught हो जाती है तो एक रिजिड वॉल से टकरा जाता है। आफ्टर दिस कोलिजन स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन रिटर्न आएगा, तो इतनी टाइम कितना है, टाइम। तो टाइम और वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू x पर हो जाती है 0.5 u नॉट के बराबर, इसकी वेलोसिटी हो जाती है u नॉट बाय 2 के बराबर, और तब ये एक रिजिड वॉल से टकरा जाता है इलास्टिकली, एक रिजिड वॉल से ये इलास्टिकली टकरा जाता है। तो पहले तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि पहले तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि कब इसकी वेलोसिटी u नॉट से u नॉट बाई 2 के बराबर हो जाती है, ये मैं निकालता हूं पहले। तो मैं इसकी इक्वेशन मान लेता हूं कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। इसका यदि वेलोसिटी निकालना चाहें तो आपको मिल जाएगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t के बराबर। ये वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो चुकी है, यानी कि ये a ओमेगा बाई 2 हो चुकी है, या इसको u नॉट कह सकते थे। ये आ जाएगा आपके पास a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। तो a ओमेगा से a ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, cos ओमेगा t जो है आपको आ जाता है हाफ के बराबर।
इसका मतलब क्या है कि ओमेगा टी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल्स टू 60 यानी कि पाई बाई 3। तो पाई से पाई चला गया तो टाइम की वैल्यू आपको मिल जाती है कैपिटल टी बाय 6 के बराबर, यानी कि ये टी बाय 6 यहाँ पे जो टाइम के बाद ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आधी, और तब ये टकरा जाता है दीवार से इलास्टिकली। और हम जानते हैं कि जब ये दीवार से इलास्टिकली टकराएगा तो उतनी स्पीड से वापस ये रिटर्न हो लेगा। तो देखिए बेटा, मैं इसको और सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि ये आपके पास लाइन है, ये इसका मेन पोजीशन है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे एक और पोजीशन है जिसका मैं कह देता हूं x इज इक्वल्स टू लेट्स से x के बराबर। वो आप निकाल भी सकते हैं, कुछ दिया है क्या निकालने के लिए, हमसे टाइम पूछा है तो टाइम निकालने के लिए हमको पोजीशन भी निकालनी पड़ेगी कि कितना फेज ये आगे चला जाएगा। तो कितना फेज ये गया है, ओमेगा टी की जो वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 3 आई थी, तो पाई बाई 3 जो है ये आगे चला चुका है। तो इसका पोजीशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 3 आप रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा a रूट 3 बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, तो आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट प्लस a रूट 3 बाई 2। ये x नॉट प्लस a आएगा, x नॉट प्लस a, ये a रूट 3 बाई 2 जो है आगे निकल चुका है, a रूट 3 बाई 2। और यहां से यहां जाने में टाइम भी हमने निकाल लिया है, t बराबर 0 पे ये यहां था तो t बराबर t बाई 6 पर ये यहां पहुंच जाता है। तो यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा है t बाई 6 के बराबर, और यहां इलास्टिक कोलिजन इसका होता है तो ये वापस उतनी स्पीड से लौट के आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाने में टाइम जो है t बाई 6 लगा है, तो यहां से यहां आने में भी टाइम कितना लगेगा, t बाई 6 के बराबर। जो टोटल टाइम वापस यहां आने में लगेगा इसको लगेगा वो कितना लगेगा, t बाई 3 के बराबर। इतना मैं समझ गया कि t बाई 3 के बराबर टाइम इसको टोटल लगेगा वापस इस पोजीशन पर आने में। तो टाइम देखते हैं कहां से कहां पूछा है। The time at which the particle passes through the equilibrium position for the first time is t by 6। कितना है आंसर इसका, t by 3, सॉरी t by 3। t by 3 का मतलब क्या हो गया, 1 by 3 into 2 pi under root of m by k। क्या ये 2 pi by 3 into m by k है, नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन की। The time at which the maximum compression of the spring occurs is this much। मैक्सिमम कंप्रेशन अकर्स, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो देखिए बेटा, ये पहले गया यहां, उसके बाद आया यहां, और उसके बाद जब ये यहां पहुंच जाएगा तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें हो चुका है। तो यहां से यहां तक t बाई 6 टाइम, यहां से यहां तक t बाई 6 टाइम, यहां से यहां तक t बाई 4 टाइम्स। तो इसको जो टोटल टाइम लग चुका है वो है 2 बाई t बाई 6 प्लस t बाई 6 प्लस t बाई 4। इतने समय में ये पहुंच जाएगा यहां, और मैं कह सकता हूं स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो आ जाएगा आपके पास t बाई 3 प्लस t बाई 4, आ जाएगा आपके पास 4 3 7 t बाई 12 7 t बाई 12। तो आंसर आपको मिल जाएगा यहां से 7 बाई 12, अब कितना है 7 बाई 12 इंटू t की वैल्यू कितनी है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k के बराबर। तो यहां से 2 से चला गया 6 बार, 7 बाई 6 पाई m बाई k ना, नहीं है। The time at which the particle passes through the equilibrium position for the second time is this। तो सेकंड टाइम जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरेगा, मतलब क्या है इसका कि यहां से स्टार्ट किया था उसने मोशन, यहां से यहां t बाई 6, यहां से यहां t बाई 6, यहां से यहां t बाई 4, यहां से यहां t बाई 4। तो यदि इस टाइम में मैं t बाई 4 और ऐड कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है एक बार और दूसरी बार इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 7t बाई 12 प्लस t बाई 4। अब इसको ऐड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसका डिनोमिनेटर 12 बना लीजिए कैसे भी, तो आ जाएगा आपके पास 3, आ जाएगा आपके पास 3, 4 3 12 12, तो 7t बाई 12, 3t बाई 12, 10t बाई 12, 10t बाई 12 जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 6 12, सो 5t बाई 6। चेक करते हैं यहाँ पे 5 बाई 6 इंटू t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। 2 से चला गया 3 बार, सो 5 बाई 3 पाई अंडर रूट m बाई k, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हमें मिल जाता है। अब ए ऑप्शन हमने चेक नहीं किया है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u नॉट। ठीक बात है यार कि कोई भी एनर्जी का लॉस हमारे पास हुआ नहीं है, कोई भी एनर्जी का लॉस हमारे पास हुआ नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस आएगा, बिकॉज एसएचएम में तो एनर्जी लूज होती ही नहीं है, और इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन की वजह से भी कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का। इसका मतलब
जिस एनर्जी के साथ वो गया था वही एनर्जी उसी फॉर्म में इसको यहाँ पर मिल जाने वाली है। तो यहाँ पर फुल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m u0 स्क्वायर के बराबर, उतनी एनर्जी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इसकी स्पीड मीन पोजीशन पर जब भी आएगा जितनी भी बार आएगा उसकी स्पीड u0 के बराबर ही होने वाली है। तो लास्ट जो पहला वाला जो ऑप्शन है, मैंने ये बेसिक इंट्यूशन से, बेसिक लॉजिक से बता दिया, मुझे कोई कैलकुलेशन, मुझे कोई एक्चुअल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना पड़ा। तो इतना जो है आपको मैच्योरिटी होना चाहिए कि यार ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो जिस फॉर्म में एनर्जी पहले थी उस पोजीशन पर उसी फॉर्म में हमें वापस मिलने वाली है। ठीक, तो इस तरीके से सवाल हमने सॉल्व कर लिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, टाइम की कैलकुलेशन यहाँ पे काफी बार करवाई थी। अब ये जो पार्ट हमने किया था इक्वेशन के माध्यम से, आप ध्यान रखें कि इक्वेशन जो है वो आप सही लिखें। जब मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जब हम टाइम को मेजर करते हैं, जब वो मीन पोजीशन पे होता है, तब इक्वेशन होती है ये वाली। जब हो सकता है कभी कभी पार्टिकल जो है वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन से हम टाइम t बराबर 0 मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो फेज है आ जाता है साथ में ओमेगा t के साथ +π/2 -π/2 अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या माननी है। यदि आपको नहीं आता है तो फेज वाला तरीका जो है आप जरूर इस्तेमाल करें। फेज वाले तरीके से आपको कभी गलती नहीं होगी। फेज वाला तरीका आपको नहीं आता है तो हमारे जेईई मेन का जो क्रैश कोर्स करवाया था उसमें ऑसिलेशन की थ्योरी वाला लेक्चर आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे फेज वाले तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें हम टाइम निकालना होता है कि एसएचएम में यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, और बाकी सब कैलकुलेशन वहां बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो जरूर चेकआउट कीजिए जो जेईई मेन की प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स की, उसमें ऑसिलेशन है, तीसरा चौथा चैप्टर, उसका थ्योरी लेक्चर जरूर चेक करें, आधा घंटे का लेक्चर है, बड़ा मजा आएगा।